नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी राज में अखिलेश यादव की सरकार के अल्पसंख्यक कोटे पर कैंची चलेगी, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि कोटे की क्या जरूरत है, कोटे का दुरुपयोग हुआ है। हालांकि फिर बाद में योगी सरकार के ही दो मंत्री आमने सामने हो गए और अब सवाल ये है कि कहीं यू टर्न तो नहीं ले रही अल्पसंख्यक कोटा खत्म करने पर योगी सरकार। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने सूत्रों में जो बात कही थी उसकी व्याख्या भी अब सामने आ रही है। भेदभाव और तुष्टीकरण से मुक्त शासन की पहली नजीर योजनाओं में अल्पसंख्यक कोटे की कटौती के रूप में सामने आ रही है। जी हां, खबर तो यही है कि योगी सरकार यूपी के तमाम योजनाओं से अल्पसंख्यक कोटा खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। योगी के मंत्री कहते हैं कि जनता का कल्याण होना चाहिए, कोटे की क्या जरूरत। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने योजनाओं में अल्पसंख्यकों को कोटे के तहत फायदा पहुंचाने की स्कीम शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के कुल 85 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें 20% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। इनमें सबसे ज्यादा योजनाएं समाज कल्याण और ग्राम विकास विभाग की हैं। अब तक तमाम शासनादेशों में लिखा जाता था कि योजनाओं में कम से कम 20% अल्पसंख्यकों को कवर किया जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में कम से कम 25% आबादी अल्पसंख्यकों की होती थी, वहां योजनाओं को सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश होते थे। सभी जिला अधिकारियों के अधीन एक कमेटी बनाई गई थी जो इसकी निगरानी करती थी। अब योगी सरकार अखिलेश यादव सरकार के इस फैसले को पलटने के लिए कमर कस चुकी है। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री पहले ही कोटे को खत्म करने की बात कह चुके हैं। बाकी मंत्री भी उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं। मुताबिक जल्द ही यह मसला कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा, जहां इसे पास होने में कोई रुकावट भी नहीं दिखाई दे रही। अलबत्ता विपक्षी पार्टियां एक सुर में योगी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। सरकारी योजनाओं से अल्पसंख्यकों का कोटा खत्म करने की खबरें सुर्खियों में छाईं तो समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री सामने आए और उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया, जबकि उन्हीं के सरकार के मंत्री कोटा खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा ही नहीं था, और इसलिए कोटा हमारे जानकारी में ऐसा कोटा खत्म करने का कोई औचित्य भी नहीं समझ में आता। ऐसा कोटा खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा अभी तक कोई बात नहीं आई सरकार के पास। सियासत की दुनिया में अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर वोट बैंक के तराजू पर तुलता है। बीजेपी की सियासत इससे बिल्कुल उलट है। बीजेपी की सियासत में मुस्लिम तुष्टीकरण एक विषय बनता है। सवाल यह है कि योजनाओं से अल्पसंख्यक कोटा हटाने का फैसला किसी सियासत से प्रेरित है या फिर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योगी सरकार के पास कोई और मास्टर प्लान है। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोर्ट में केजरीवाल के दो वकील आमने सामने हो गए हैं। सवाल अब यह है कि इधर मानहानि का एक और केस भी केजरीवाल पर हो गया है और वो केस किया है अरुण जेटली ने। जंग भिड़ी हुई है जेठमलानी वर्सेस अरुण जेटली। क्रूक कहा जेठमलानी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को। क से केजरीवाल, क से कपिल मिश्रा और क से कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पुराने साथी कपिल मिश्रा के तीरों से घायल हैं। ऊपर से कोर्ट में एक नई आफत उनके गले पड़ गई है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल पर 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा पहले से ही ठोक रखा है। अब 10 करोड़ रुपए की मानहानि का एक नया मुकदमा फिर केजरीवाल के नाम पर दर्ज हो गया। आज हमने एक नया दावा फाइल करा है डेफेमेशन का, जो केजरीवाल जी के इंस्ट्रक्शंस पे जेठमलानी जी ने जो कोर्ट में जेटली साहब के खिलाफ एलिगेशंस लगाई थी, जो कोर्ट रिकॉर्ड में अब परमानेंट रिकॉर्ड हो गया है, उसके खिलाफ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है। इसलिए फ्रेश सूट 10 करोड़ का फाइल करा है जेटली साहब ने। केजरीवाल के खिलाफ ये नया मुकदमा उनके वकील राम जेठमलानी की जिरह की वजह से दर्ज हुआ है। पिछले हफ्ते इस मामले में जिरह के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने अरुण जेटली के लिए क्रूक
यानी धूर्त शब्द का इस्तेमाल किया था। अरुण जेटली और उनके वकीलों ने जेठमलानी के बार बार जेटली को क्रूक कहे जाने पर ऐतराज जताया। जेटली के वकीलों ने कहा कि जेठमलानी पहले यह साफ करें कि ये शब्द उनके अपने हैं या फिर उनके क्लाइंट ने जेटली के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। जेठमलानी ने कहा कि ये शब्द उनके नहीं हैं, बल्कि जेटली के लिए उनके क्लाइंट केजरीवाल ने क्रूक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो अपने क्लाइंट के कहने पर ही इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल के एक और वकील ने कहा कि ये शब्द उनके क्लाइंट केजरीवाल के नहीं है। इस पर जेठमलानी ने अपने पक्ष के वकील की बात खारिज करते हुए कहा, क्रूक शब्द का इस्तेमाल जब केजरीवाल ने कहा था तब ये अधिवक्ता मौजूद नहीं थी। जिस तरह की भाषा का जेठमलानी ने इस्तेमाल किया और उस पर अरुण जेटली और उनके वकीलों ने ऐतराज किया, उसके बाद एक और मानहानि का दावा केजरीवाल के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर सकता है। इस मामले में कल सुनवाई संभव है और उसके बाद नोटिस होने पर केजरीवाल को खुद कोर्ट में इस मामले में हाजिर होना होगा। जेठमलानी ने खुद अदालत में मान लिया कि अरुण जेटली के खिलाफ क्रूक यानी धूर्त शब्द का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने ही किया था। लिहाजा जेटली के वकीलों को केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का नया मुकदमा दायर करने का मौका मिल गया। इसकी जरूरत इसलिए लगी क्योंकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था 17 मई को, उस दिन श्री केजरीवाल के वकील ने कुछ अभद्र शब्द यूज करे थे जेटली साहब के खिलाफ, जो उन्होंने बोला था कि ये वो अपनी क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन से बोल रहे हैं। सो क्योंकि ये फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है, इसलिए फ्रेश सूट फाइल किया गया है। इससे पहले भी अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के 5 दूसरे नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस कर रखा है, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने जेटली पर निजी हमले किए थे। दरअसल राम जेठमलानी की एक पुरानी खुन्नस अरुण जेटली से है। जेठमलानी ने कोर्ट में भी कहा कि देश में ब्लैक मनी लाने की जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जेटली ने उस पर पानी फेर दिया। पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जरा रुख दिल्ली का करते हैं और दिल्ली में ही बात द ग्रेट कपिल मिश्रा शो की करते हैं, क्योंकि वो बदस्तूर जारी है। गुरु और चेला एक बार फिर से आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर गलत काम किया होता तो मैं जेल में होता। कपिल मिश्रा ने कह दिया दाऊद भी तो जेल के बाहर है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं। करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के राजदार रहे कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को झूठा कहा, हवाला माफिया कहा, भ्रष्टाचारी कहा और न जाने क्या क्या कहा। लोग इंतजार करते रहे कि केजरीवाल जवाब देंगे। आखिरकार केजरीवाल ने 7 दिन बाद चुप्पी तोड़ी। उधर केजरीवाल ने आरोपों पर सफाई दी, इधर कपिल मिश्रा ने फिर सवाल दागा। कल केजरीवाल ने अपनी सफाई में खुद को पाक साफ बताते हुए कहा था कि अगर मैंने गलत किया होता तो जेल में होता। ऑफिस को बताओ। मैं करता हूँ। कपिल मिश्रा ने इस जवाब पर भी जोरदार प्रहार किया। कपिल मिश्रा ने अपने आरोपों की डिटेल दे दी है। वो मंगलवार को एसीबी चीफ से मुलाकात करेंगे। इन सब के बीच कपिल मिश्रा जंतर मंतर पहुंचे। 4 दिनों से आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना कर रही सिमरन कौर को सहयोग देने की बात कही। मतलब साफ है कि योगेंद्र यादव की सलाह के बाद भी कपिल मिश्रा फिलहाल शांत होते नहीं दिख रहे हैं। भारत चौहान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। योगी राज में दलित इतने नाराज क्यों हैं? 2000 दलित इतने गुस्से में हैं कि वो कह रहे हैं योगी से कि आप स्थिति को संभाल लीजिए अलीगढ़ में, वरना हम मुस्लिम बन जाएंगे।
यूपी के दलितों की चेतावनी है जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी है और उनके लिए जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये सारे दलित घरों से बाहर निकल आए हैं, फिर चाहे बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे या फिर महिलाएं। इस्लाम धर्म जिंदाबाद, इस्लाम धर्म जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि ये दलित इस्लाम धर्म जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मुस्लिम धर्म जिंदाबाद के पोस्टर लेके खड़े हैं, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को घरों से निकालकर सड़कों पर फेंक रहे हैं, देवी देवताओं की इन तस्वीरों को पानी में बहा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं। तस्वीरें अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के गांव केशवपुर की हैं। यहाँ दलितों और अगड़ी जातियों में जोरदार ठनी है। दलितों का आरोप है कि हिंदू अगड़ी जाति के लोग उनके घरों में पथराव कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं से मारपीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि लेडीज की इज्जत से खेलने का आरोप भी गांव के दलित अगड़ी जाति के लोगों पर लगा रहे हैं। बदमाश टाइप के थे जो हथियार बंद थे, उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया इतने, तो हमारे घर में गोली और पत्थर भी चढ़ाई की, हमारी महिलाओं से मारपीट की, अंदर जो उनकी लूटपाट की, इज्जत भंग करने की तक कोशिश की। अब हमारे लोगों पर वो इंजाम लगाया उन्होंने कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत कपड़े फाड़े, वो लोग बता रहे हैं, जो कि उनकी गोली चलने पर हमारा व्यक्ति पल्लम तरीफ नहीं जा सकता। जो 354 का प्रयोग किया गया, 452 का भी प्रयोग किया गया, जो हमारे 5 व्यक्ति जेल पहुंचे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी में दलितों और अगड़ी जाति के लोगों के बीच संग्राम छिड़ चुका है। सहारनपुर से लेकर अलीगढ़ तक दलितों ने अब एक जंग छेड़ दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2000 से ज्यादा दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने का ऐलान किया है। दलितों ने योगी सरकार को चेतावनी दी है, अगर अगड़ी जाति के लोगों के हाथों उनका शोषण नहीं रुका तो इस्लाम धर्म अपना लेंगे। इतना ही नहीं, विरोध में दलितों ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें गांव के तालाब में प्रवाहित कर दी। चलिए अब आपको इस पूरे विवाद की जड़ तक लिए चलते हैं। अलीगढ़ के केशवपुर जाफरी में विवाद पिछले हफ्ते उस वक्त शुरू हुआ जब दलितों ने एक खाली सरकारी जमीन पर भैरव बाबा का मंदिर बनाने की कोशिश की। दलितों का आरोप है कि इस जमीन पर अगड़ी जाति के लोगों ने गंदी नाली खोल दी और जब दलितों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ ज्यादती की गई। ये मामला इस विवाद हुआ है, जो कुआ की जमीन है, सरकारी जमीन है, उसकी जगह जमीन है, उस पर 2 कुआ थे, वो बंद है मौजूद टाइम पर। उस पर हमने भैरव बाबा के मंदिर की स्थापना कर दी थी। कुछ लोगों ने मंगलवार की सुबह 9 बजे पाइप डाल दिया लेटरिन का। हम लोगों ने मना करी, जैसे कि चंद्रपाल सिंह ने मना करी, तो उन पर पत्थर बरसाने लगे और वो गोली चलाई, घर में घुस के लूटपाट करी है। जब दलितों ने अगड़ी जाति से तंग आकर धर्म परिवर्तन की धमकी दी तो एसडीएम पुलिस दल बल के साथ केशवपुर जाफरी गांव में पहुंच गए। एसडीएम ने लोगों को समझाया, बुझाया और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। मैं सीओ साहब को साथ में लेके मौके पे आया तो इस तरह की धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। कुछ 2-3 लोगों की ये शिकायत थी कि अभी 2-3 दिन पहले एक नाली को लेके विवाद हुआ था, जिसमें 2 लोगों ने आपस में 2 बच्चों ने झगड़ा हुआ था। इसमें FIR भी दर्ज हो गई। हफ्ते भर के दौरान यूपी में ये तीसरा मामला है। इससे पहले मुरादाबाद और सहारनपुर में दलितों ने तंग आकर बौद्ध धर्म अपना लिया, तो अब अलीगढ़ में दलित मुसलमान बनने की धमकी दे रहे हैं। पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। परिवर्तन का मामला और सवाल यही कि सहारनपुर का हिंसा और उस हिंसा के बाद लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा भड़का हुआ है कि भीम आर्मी दिल्ली में बीते दिन प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ हिंसा की घटनाओं ने यूपी में नई नवेली सरकार के कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के दावों की हवा निकाल दी। अमूमन शांत रहने वाला यह जिला संगीनों के साए में आ गया।
घरों में, वाहनों में आग लगा दी गई। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर शब्बीरपुर गांव में दलितों और हिंदू सवर्णों के बीच जातीय हिंसा की ऐसी चिंगारी भड़की कि सहारनपुर सुलग उठता है। दलितों के 25 घर जला दिए जाते हैं। इसके बाद 9 मई को भीम आर्मी के सदस्यों पर सहारनपुर में उपद्रव और हिंसा भड़काने का आरोप लगता है। वो भीम आर्मी जो खुद को दलितों का हिमायती बताती है, जो दलित नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में चल रही है। इस हिंसा के बाद दलितों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होती है। खुद भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर होती है। फिर आता है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर का ऑडियो। अब जरा इस ऑडियो को बेहद गौर से सुनिएगा। दिल्ली में संविधान के दायरे में एक इतना बड़ा संवैधानिक धरना होगा कि पूरी दिल्ली में सिर्फ अंबेडकरवादी दिखाई देंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। एक ही नारे के साथ आप सबका स्वागत है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सम्मानित साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं और अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। आपका भाई आपसे वादा करता है, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा और ना बिकूंगा। जी हां, चंद्रशेखर दिल्ली में बड़े धरने का ऐलान करता है और फिर 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना होता है। लोग हाथों में पंचशील झंडे लेकर पहुंचते हैं। सैकड़ों दलित कार्यकर्ता जुटते हैं और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इसका आह्वान करते हैं। जंतर मंतर से भीम आर्मी का ये कमांडर हुंकार भरता है और पुलिस पर जानबूझकर दलितों को इस मामले में फंसाने का आरोप भी लगाता है। चंद्रशेखर ने तकरीबन 20 मिनट तक भाषण दिया। एक तरफ दलित भीम आर्मी के बैनर तले गरज रहे हैं, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों पर दहाड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। सहारनपुर के 3 गांवों में 180 दलित परिवारों ने 18 मई को बौद्ध धर्म अपना लिया। सहारनपुर जिले के रूपड़ी, कपूरपुर और इघरी गांव के ये दलित परिवार हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को जल में प्रवाहित कर देते हैं। जब हमें हक नहीं मिल रहा था, हम क्या करें फिर? नु बताऊं मैं, धर्म बदलने से हक मिलेगा तो और क्या करें, हक मिलेगा। हमने धर्म परिवर्तन करने के लिए हमने खुद ही किया है। हमने इस वजह से किया है कि हमारे भाइयों के घर जलाए गए और बहुत ही गुंडागर्दी दिखाई गई वहाँ पे। दलितों में हिंसा के बाद आक्रोश है। दलितों को इंसाफ की दरकार है और यही आक्रोश उन्हें धर्म छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन भारत का कानून और संविधान धर्म और मजहब देखकर इंसाफ नहीं करता। सहारनपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की एक खबर आपको दिखाते हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक महिला इस उम्मीद के साथ कि वो अपने बच्चे के साथ अस्पताल से वापस जाएगी, वहां पर पहुंची, लेकिन फिर जो हुआ, जो उसके पति को झेलना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर। चिकित्सक की पहचान उसकी संवेदना से है। देखिए, कोई मरीज आपके पास आता है, केवल एक बार आप उसे प्यार से पूछ लेंगे तो आधा उसकी बीमारी समाप्त। खामोशी की सफेद चादर में लिपटी मौत की नींद सोती ये औरत चंद घंटों पहले मां बनने की उम्मीद पाले बैठी थी। मारे खुशी के इसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन सिस्टम की संवेदनहीनता, लापरवाही और घोर भ्रष्टाचार ने इसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का जिला अस्पताल, जहां इस औरत को मां बनने से पहले ही अस्पताल वालों ने मर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेबर पेन शुरू होने के बाद इसे करारी थाने के करीब सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां ये रात भर तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर बेखबर रहे। सुबह इसकी हालत खराब बताकर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिर शुरू हुआ एम्बुलेंस का इंतजार और जब कुछ घंटों के बाद इंतजार खत्म हुआ तो जिंदगी चली गई। आने के बाद इसके बेजान जिस्म पर सफेद चादर डालकर बाहर छोड़ दिया गया। स्ट्रेचर पर अपनी गर्भवती पत्नी की लाश लिए महेश यहां वहां भटकता रहा। किस किस से मिन्नतें नहीं की, किस किस के सामने हाथ नहीं जोड़े, सिर्फ इसलिए कि सरकारी एम्बुलेंस मिल जाए।
पत्नी की लाश घर तक पहुंच जाए। फ्री सेवा वाली एम्बुलेंस भी थी, लेकिन उसकी भी कीमत लगाई गई 800 रुपए। उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद अस्पतालों की हालत सुधारने के प्रयास जारी हैं। खुद मुख्यमंत्री सरकारी अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं। डॉक्टरों तक से संवेदनशीलता, उदारता दिखाने की दरखास्त कर चुके हैं, लेकिन हालात शायद इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं। पंकज श्रीवास्तव, कौशाम्बी, आज तक। रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में एक बीएसपी नेता के कत्ल की ये कहानी। एक दोस्त कितना गुस्सा में हो सकता है, इतने गुस्से में कि न सिर्फ उस बीएसपी नेता को मारा बल्कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया। देखिए। दिल्ली में बीएसपी नेता के कत्ल की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बादली इलाके से बीएसपी के नेता की अपने ही दोस्त से ऐसी दुश्मनी हुई कि दोस्त ने उस नेता समेत उसके पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। कातिल नेता के परिवार को अगवा कर किश्तों में कत्ल कर रहा था और घर के लोग पुलिस के पास अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब जेल में बंद बीएसपी नेता अपने बीवी बच्चों की तलाश में पेरोल लेकर जेल से बाहर निकला और हत्यारों ने उसे भी घर में घुसकर गोली मार दी, उसकी भी जान ले ली। ये कहानी है बीएसपी नेता मुनव्वर हसन की। एक लंबे वक्त से अंजाम दी जा रही ये सीरियल किलिंग की वारदात शायद कभी सामने नहीं आती अगर लोगों को बीएसपी नेता मुनव्वर के कत्ल का पता नहीं चलता। पुलिस सूत्रों की माने तो मुनव्वर के 2 बच्चों को कातिल ने दिल्ली में मारकर दफनाया है, जबकि बीवी और 2 बेटियों को कहीं मेरठ में। हमारा एक लड़का रहता था मुनव्वर हसन, जिसका कल सुबह 7 बजे मर्डर कर दिया उसके एक दोस्त ने, बंटी नाम के, और 4 बच्चे और एक घरवाली उसकी अगवा कर रखी है। ये नहीं हम कह सकते वो उसके साथ कोई गलत व्यापार ना करते हो या कर दिया हो या कर दे कोई घटना ऐसी घटना ना हो। हमको बहुत डर है, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे हमें मिलने चाहिए। पुलिस ने इस सिलसिले में बंटी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुनव्वर कभी जिसके साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का कारोबार करता था, लेकिन रुपए पैसों को लेकर दोनों के बीच ऐसी तल्खी आई जो एक एक कर 6 कत्ल की वजह बन गई। आनंद कुमार और पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।